नमस्कार दोस्तों, हिंदी कैंपस के पोर्टल पर आपका स्वागत है। फिर से मैं डॉक्टर दीनदयाल केवीएस एनवीएस डीएसएसबी की हिंदी की तैयारी के लिए आपको फिर 10 प्रश्नों के सामने लेने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों से आपको निश्चित ही लाभ हो रहा होगा और अपने मित्रों को भी इसमें जोड़कर आप उनको भी नए प्रश्नों से जोड़ सकते हैं। ऐसा करने से ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो आप भी इन प्रश्नों को देखें, समझें और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ें। ठीक है, आज 10 प्रश्न लेकर जो हम आए हैं, ये हमारा आज चौथा दिन है, चौथी क्लास है। और इस चौथी क्लास में हम फिर दोबारा जो क्वेश्चन लेकर आए हैं उसमें लिटरेचर यानी साहित्य और ग्रामर यानी व्याकरण दोनों प्रकार के प्रश्न हैं। लेकिन उससे पहले जो लगातार क्रम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम होगा कि पिछली कक्षा में हमने होमवर्क देने का काम किया है और उस होमवर्क में आपके पास मैंने ये प्रश्न दिया था कि इसका उत्तर ढूंढें, और क्या उत्तर है ये नहीं, क्यों है ये भी जानना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका उत्तर ढूंढ लिया होगा अब तक। फिर हम अपने 10 प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो बताइए अभी तक क्या आंसर मिला। दृष्टिहीन में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह क्या होगा? पहले आपने इसका विग्रह कर लिया क्या? तो इसका विग्रह होगा दृष्टि से हीन, दृष्टि से हीन। और इसमें जो आपके पास कारक चिन्ह आया है वो है से। और से कब लगता है? 2 जगह लगता है, करण कारक में और अपादान कारक में। करण कारक है नहीं, अपादान तत्पुरुष समास है। क्या इस पर टिक लगा दें कि क्या ये अपादान तत्पुरुष समास है? दृष्टि से हीन और अलग होने का भाव भी है, जहाँ होता है अपादान कारक होता है। अगर आपने इसका आंसर अपादान तत्पुरुष लगाया है तो ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। गलत होगा जी, बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि से लगा है, अलग होने का भाव है, फिर भी अपादान कारक क्यों नहीं है ये जानना है। अगर आप इसमें अधिकरण बोलते तो अधिकरण के अंदर में और पर लगता है, वो है ही नहीं, तो इसलिए ये आंसर भी नहीं है। संबंध तत्पुरुष में का के की लगता है, वो भी नहीं है कि दृष्टि का हीन, दृष्टि की हीन, तो ये भी आंसर नहीं है। तो क्या आंसर लगाएं? इनमें से कोई नहीं। यस, इसमें से कोई नहीं, यही आंसर होगा। लेकिन इनमें से अगर कोई नहीं है तो फिर कौन सा समास है? तो यहाँ समास है कौन सा? नंज तत्पुरुष समास। ये आपने पढ़ा है, नंज तत्पुरुष समास। ये कब होता है? जब 2 पद मिलते हैं। ये 2 पद मिले हैं और इनके मिलने के बाद जो समस्त पद बना वो अगर नकारात्मक है, नेगेटिव फॉर्म का है, तो वो नंज तत्पुरुष कहलाएगा। इसलिए दृष्टिहीन, हीन शब्द जो है नेगेटिव वाला है। जैसे मर में अमर लगा दें, अ लगा दें, अमर बन जाए, नेगेटिव वर्ड है वो। तो वो अलग होने की स्थिति हो, चाहे अपादान का रूप दिखाई दे, लेकिन आंसर क्या होगा? अपादान नहीं होकर नंज तत्पुरुष होगा। तो इसका आंसर था नंज तत्पुरुष। जिन लोगों ने सही लगाया है उनके लिए मैं यहीं से ताली बजा दे रहा हूँ, शाबाशी दे रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया होगा। हाँ, ये एक और करते हैं कि एक नई चीज़, यहाँ अभी तो हम लाइव नहीं जा पा रहे हैं। मैंने आपको बताया हमारी समस्या है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद लाइव आएंगे तो आपसे सीधे चैट पर बात हो जाएगी। लेकिन अभी जो रिकॉर्डेड आपके पास क्लास जा रही है, इसी में आप अपने 10 प्रश्नों के स्वयं मूल्यांकन कीजिए। और जब आप ये वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में
आप डाल दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए थे। तो मैं आपका मूल्यांकन देखना चाहता हूं और अपने प्रश्नों का स्तर भी जान लूँगा। अगर आपने सबने अच्छे आंसर दिए पूरे के पूरे, तो मैं मान लूँगा कि मेरे प्रश्न बड़े कमज़ोर हैं। और आपका मूल्यांकन देखकर मुझे लगता है कि वाकई आप नंबर ज़्यादा नहीं ले सके हैं, तो हम ऐसे प्रश्नों को और लाएंगे। ठीक है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इन प्रश्नों को आपने क्या करना है, इसका खुद एक 10 क्वेश्चन का नंबर अपना खुद देना है और वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपने नाम के साथ डाल देना है कि इतने नंबर आपने स्कोर किए थे। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न लेकर चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अशुद्धि शोधन का प्रश्न जरूर आएगा आपके पास। तो यहाँ एक शब्द दिया है पार्श्विक। कंप्यूटर पार्श्विक ऐसे ही लिखता है, इसलिए आपको इसके लिखने, देखने और समझने की आदत डालनी पड़ेगी। तो क्या शब्द पार्श्विक सही लिखा है, शुद्ध है? तो ये शब्द बिल्कुल शुद्ध है। ये जो शब्द लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध है। माधुर्यता की अगर हम बात करें तो यही शब्द ऐसा है जो दिखता है गलत है। गलत मीन्स अशुद्ध है। क्यों है अशुद्ध? माधुर्यता जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिख रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन माधुर्यता नाम का कोई शब्द नहीं है। देखिए, या तो शब्द होता है मधुर, या शब्द होता है मधुरता, या फिर शब्द होता है माधुर्य। ठीक है, लेकिन माधुर्यता नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। इस दृष्टि से अशुद्ध है। अगर आप इसमें वर्ण, मात्रा, इसकी दृष्टि से आप अशुद्धि देख रहे थे तो आपको इसलिए उत्तर नहीं मिला होगा। माधुर्यता जैसी बोली जा रही है, शब्द वैसा ही लिखा गया है, लेकिन माधुर्यता नाम का कोई शब्द है ही नहीं। दृष्टिकोण बिल्कुल सही लिखा था, सन्यासी भी बिल्कुल सही लिखा था, कई पेपर में आता है, इसलिए मैंने सन्यासी शब्द नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे शब्द आ सकते हैं। जैसे सौंदर्यता शब्द आ जाए तो सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है। सुंदर है, सुंदरता होता है, सौंदर्य होता है, लेकिन सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है। ठीक है, चलें आगे। ये लीजिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है साहित्य का। पाहुड़ दोहा नाम की रचना के रचनाकार कौन है? जिन लोगों ने एमए किया है ये उसका उत्तर दे दें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे साहित्य की तैयारी में हैं लगातार, नेट की तक की, वो इसका उत्तर दे देंगे, या पीजीटी की तैयारी वाले। तो पहले तो आप जान लें कि ये जो रचना है ये आदिकालीन रचना है, और आदिकालीन कवि की होनी चाहिए। ऑप्शन में सारे कवि आदिकालीन हैं, इसलिए आपको सब पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर इसमें मान लो कबीर होता तो आप तुरंत बाहर करते कबीर को कि कबीर की रचना नहीं है, क्योंकि ये आदिकालीन रचना है। लेकिन चारों कवि विकल्प में आदिकालीन है, तो पहले जानना पड़ेगा कि ये जो पाहुड़ दोहा है, ये जो रचना है, ये हिंदी की कहें, अपभ्रंश की कहें, क्योंकि पुरानी हिंदी के रूप में अपभ्रंश को स्वीकारा गया है। ये पहली रचना है जो रहस्यवादी रचना है, और इसके रचनाकार कौन है? मुनि राम सिंह। पाहुड़ दोहा, ठीक है, मुनि कनकामर इसके आंसर नहीं है, ज्योतिश्वर ठाकुर नहीं है, देवसेन नहीं है। तो साहित्य के अंदर आदिकाल अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, और जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब रचनाकार भी अलग अलग रचना लिख रहे हैं, अपभ्रंश से जुड़ी हुई रचना है, लेकिन ये रचना उनकी नहीं है। क्लियर हुआ? पहला प्रश्न हमारे पास व्याकरण का था, और दूसरा प्रश्न जो है साहित्य का था। तीसरा प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है। उससे पहले मेरा एक अनुरोध यही है आपका कि आपको अगर ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए ये सीरीज़ सहायक है, लगातार चलेगी, ये रुकेगी नहीं, सीरीज़ रोज़ आएगी, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई जिज्ञासा हो कमेंट बॉक्स में डालें, बेल आइकन दबाते रहें, जिससे कि आपके पास समय पर वीडियो पहुंच जाए, और अपने मित्रों को भी इससे जोड़ें। फिर मेरा कहना है,
चलिए आगे चलें तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न फिर साहित्य का है। 84 वैष्णवन की वार्ता, इस रचना के लेखक कौन है? अब ये प्रश्न कहाँ से है? वैष्णवन से पता लग रहा है ये भक्तिकालीन रचना है। यस, ये भक्तिकाल का प्रश्न है। और 84 वैष्णवन की वार्ता, ये रचनाकार के लेखक कौन हैं? रचना के लेखक कौन हैं? तो आप भक्तिकाल जब पढ़ते हैं और उसमें कृष्ण काव्यधारा पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर हमारे पास वल्लभाचार्य आते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलचार्य और विट्ठल के पुत्र हैं गोकुलनाथ। इन तीनों में से ही किसी ने एक ने लिखी है या किसी और ने लिखी है? चौथा आंसर जो इनमें से कोई नहीं है। नहीं, ये तो आंसर नहीं है क्योंकि इन तीनों में से ही एक है। वल्लभाचार्य जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, ठीक है, ये वो हैं। विट्ठलनाथ जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी और गोकुलनाथ हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। 2 पुस्तकें लिखी इन्होंने, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में इन्होंने अपने दादा यानी वल्लभाचार्य के शिष्यों को लिया है और 252 वैष्णवन की वार्ता में अपने पिता विट्ठलनाथ के शिष्यों की चर्चा की है। और ये दोनों पुस्तकें, ये भी जानकारी के लिए, ये दोनों पुस्तकें हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में स्वीकारी जाती हैं। ठीक है, चलें आगे। साहित्य का प्रश्न था। चौथा प्रश्न ये भी साहित्य का आ गया और कविता से आ गया। विकल्प देखकर स्पष्ट हो रहा है कि ये आज के कवि हैं, नई कविता के कवि हैं। और ये जो कविता है यमराज की दिशा, ये एक नई कविता है और NCERT में लगी हुई है कोर्स में। अगर आप स्कूल टीचर बनने जा रहे हैं और आपने अगर ये कविता नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब अभी आपकी तैयारी बहुत अधूरी है। NCERT का सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे यमराज की दिशा, ये चारों कवि चंद्रकांत देवताले, अरुण कमल, आलोक धनवा, राजेश जोशी, सबकी कविताएं NCERT में लगी हुई हैं। अरुण कमल की कविता लगी हुई है नए इलाके में, केवल अपनी धार। आलोक धनवा का लगा हुआ है संगतकार, राजेश जोशी का लगा हुआ है स्कूल से में भी, कॉलेज में भी। ठीक है, लेकिन ये कविता किसकी है? चंद्रकांत देवताले की, जिसमें बताया गया है क्या कि माँ बच्चे को कहती है कि दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ यमराज की दिशा है, कालवास करता है। लेकिन आज वो बच्चा राइटर के रूप में चंद्रकांत देवताले बड़े हो गए हैं और वो आज सोचते हैं कि माँ ऐसा कहती थी कि यमराज दक्षिण में है, लेकिन आज तो मुझे हर दिशा में यमराज दिखाई देता है, तो किस और पैर करके सोया जाए। तो प्रतीकों के माध्यम से सामाजिक दुर्व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कविता का अर्थ भी समझ आना चाहिए, राइटर का नाम भी पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे सकते हैं अच्छे से। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं और व्याकरण का एक प्रश्न आया है, वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ। घी शब्द का तत्सम रूप क्या है? घी जो आप खाते हैं, घृणा, घृणित, घर्षण या घृत। अब सारे घ से बने हुए हैं। तत्सम शब्द की पहचान ये है अगर उसका तत्सम रूप ह से बना हुआ है, मान लीजिए हस्त, तो उसका तद्भव रूप भी ह से बना होता है, हाथ। अगर इस तरीके से ढूंढने का कोई जुगाड़ बता रहा है आपको तो आप देखेंगे ये घ से है तो ये भी घ से है, ये भी घ से, ये भी घ से, ये भी घ से, तो उत्तर कैसे ढूंढेंगे? तो इसका सही अर्थ जानने के लिए आपको शब्दावली की पहचान होनी चाहिए। ये जो घी है खाने का पदार्थ है और घृणा एक भाव है, घृणित एक विशेषण है और घर्षण एक क्रिया है। तो आंसर क्या है हमारा? घृत तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप है क्या? घी।
ठीक है, बड़ा आसान सा है, कई लोगों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी आंसर तक कैसे पहुंचा जाए उसका तरीका आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमासा। 2-3 बच्चे जो हैं इस शब्द को लेकर आपस में डिबेट कर रहे थे कि चौमासा में कौन सा समास होगा। तो मैं उन प्रश्नों को देखकर हंस रहा था। क्योंकि मैंने आज की इस क्विज़ में ये क्वेश्चन रखा हुआ था पहले से। अब इसका विग्रह की करने की बात आती है तो आता है 4 मासों का समाहार। तो आंसर क्या है? जहाँ संख्यावाची पद आता है तो वहाँ आंसर होता है क्या? द्विगु। तो एक बच्चा उसमें से कह रहा है कि इसका आंसर द्विगु है, क्योंकि 4 मासों की संख्या बताई गई है। संबंध नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में कारक चिन्ह नहीं है। 4 का मास, 4 की मास ऐसे नहीं है, इसलिए संबंध तत्पुरुष नहीं है। मासों की विशेषता नहीं है, संख्या है, इसलिए कर्मधारय भी नहीं है। तब एक बच्चा बोला कि सर बहुब्रीहि होगा इसमें। तो उत्तर इन दोनों में से एक है, द्विगु या बहुब्रीहि। तो जिस बच्चे ने उत्तर सही बताया वो आंसर है क्या? बहुब्रीहि समास। और वो हमारी स्टूडेंट दीपिका गुप्ता, उसने बताया कि ये बहुब्रीहि समास है। क्यों है समास बहुब्रीहि समास? तो ये भी जान लें, क्योंकि जिन 4 मासों की बात की गई है, 4 मासों का समाहार, वो 4 मास कोई भी नहीं है, जनवरी फरवरी कोई भी नहीं है, फिक्स हैं। वो बारिश के 4 महीने हैं। कौन कौन से? जून, फिर जुलाई और अगस्त और फिर सितंबर, ये 4 महीने हैं। वो अलग बात है कि बारिश आजकल कौन से महीने होगी कौन से नहीं, लेकिन इन 4 महीनों को ही चौमासा कहा जाता है, जिसमें कई काम निषिद्ध होते हैं। ठीक है, चौमासा बारिश के 4 महीने माने जाते हैं, फिक्स हैं, कोई भी 4 महीने नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या है? बहुब्रीहि समास। तो मैं यहाँ से दीपिका के लिए ताली बजा देता हूँ। और मैंने कहा आप अपने प्रश्नों के उत्तर खुद स्वयं मूल्यांकन कर रहे हैं ना, क्योंकि अगली कक्षा से पहले मैं सबके कमेंट देखूंगा किसके कितने नंबर आए हैं। और अगर नंबर ज़्यादा मिलेंगे तो मुझे एक तरफ खुशी होती है और दूसरी तरफ अपने पे गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? कि मैंने क्वेश्चन इतने आसान दिए क्या? इसलिए आपका मूल्यांकन देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और 7वां प्रश्न आपके पास है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये एक निबंध है, एक पाश्चात्य विचारक ने लिखा है। क्या आप में से जानते हैं कोई? जिन लोगों ने एमए किया है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ा है, उनको ये पता होना चाहिए। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार टीजीटी के लिए प्रश्न ना आए, लेकिन पीजीटी और नेट के लिए ज़रूर आ सकता है। बताइए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और निर्व्यक्तिकता। निर्व्यक्तिकता ये निबंध किसका है? जो लोग एमए ढंग से पढ़कर आए हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, वो इसका आंसर बिल्कुल सही बताएंगे। टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का ये सिद्धांत है, परंपरा और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। 2 सिद्धांतों की चर्चा की है उन्होंने, इसके साथ साथ मूर्त विधान की बात भी की है। और ये जो निबंध है इनका, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये द सीक्रेट वुड, एक किताब है द सीक्रेट वुड। इस किताब में ये निबंध जो है संकलित है। ठीक है, परंपरा और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये टी.एस. इलियट का है। आइए रिचर्ड्स का सिद्धांत संप्रेषण और मूर्त विधान का सिद्धांत है।
कॉलरिज का सिद्धांत कल्पना का सिद्धांत है और वर्ड्सवर्थ जो है स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। ठीक है, तो टी.एस. इलियट इसका आंसर होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके पास फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आ गया है कि बिंबवाद के जनक कौन हैं। पहले तो आप ये जान लें कि ये जो बिंब का कॉन्सेप्ट है ये भारतीय मत नहीं है, हमारे यहाँ केवल शब्द और अर्थ था। बिंब जो है वो पाश्चात्य की देन है और पाश्चात्य में इसके जनक कौन है, तो क्या आंसर लगाएं, बोलिए। तो इसका आंसर है टी.ई. ह्यूम, ये इसके जनक हैं। ध्यान रखना, ये जो F.S. फ्लिट हैं इसको जनक मानते हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल हमारे। ठीक है, शुक्ल जी मानते हैं इन्हें, लेकिन टी.ई. ह्यूम ही इसका उत्तर है। और शुक्ल जी हैं जो भारत में बिंब का कॉन्सेप्ट लेकर आए और उन्होंने माना कि केवल शब्द में अर्थ, काव्य में अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, उसमें बिंब विधायिनी शक्ति होनी चाहिए। शुक्ल जी भारत में बिंब को लाए, लेकिन शुक्ल जी जिसको जनक मानते हैं बिंबवाद का, फ्लिट को, वो वास्तव में जनक नहीं है। जनक है कौन, टी.ई. ह्यूम। इसलिए ये आंसर गलत होगा, फ्लिट। अगर ये प्रश्न आता है कि शुक्ल जी किसे मानते हैं तब आएगा आंसर फ्लिट, तब टी.ई. ह्यूम नहीं आएगा। और कार्ल मार्क्स कौन है, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के जनक हैं। ब्रेडले कला के लेकर के रूपवाद के समर्थक हैं, कला के समर्थक हैं। असली आंसर क्या था, टी.ई. ह्यूम। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विधा संबंधी एक प्रश्न आया है, डायरी लेखन। जो लोग हिंदी शिक्षण करके आए हैं उनको पता होगा विधाओं में एक डायरी होती है, लोग डायरी लिखते हैं। तो उस विधा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत है का मतलब बाकी बातें सही होनी चाहिए। तो क्या डायरी जल्दी में लिखा गया इतिहास है, डायरी हमारी दोस्त है। तो डायरी हमारी दोस्त है, ये तो हम मानते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि डायरी हमारी दोस्त है। दोस्त है तभी तो हम उस डायरी से बात करते हैं और अपने मन के सारे मनोभाव उतार देते हैं उसमें। और डायरी आत्मालोचन है, ये भी बिल्कुल सही है। आत्मालोचन, हम अपना विश्लेषण खुद करते हैं, अच्छा बुरा, और उसको उतार देते हैं, ये भी ठीक है। और डायरी ही आत्मकथा का दूसरा नाम है, ये भी सही लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि आत्मकथा में हम अपने मनोभाव, अपने विचार, अपनी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, घटनाएं प्रस्तुत करते हैं। डायरी में भी ये करते हैं, तो हम डायरी को आत्मकथा का दूसरा नाम कह सकते हैं। और मोस्टली कई डायरी लेखकों ने अपनी डायरी को ही आत्मकथा रूप में प्रस्तुत भी किया है। तो कौन सा कथन गलत होगा इसमें, ये पहला आंसर ही गलत है। डायरी जल्दी में लिखा गया इतिहास है, क्योंकि डायरी जल्दी में तो लिखी जाती नहीं। रोज़ दिन भर की घटनाओं में से कोई एक या दो घटना जो लेखक को अंदर तक छू जाती है उसे वो लिखता है। इस तरह न जाने कितने सालों के बाद जाकर वो डायरी जो है वो तैयार होती है। समाचार को कह सकते हैं आप जल्दी में लिखा गया इतिहास, समाचार को, ठीक है, लेकिन डायरी जल्दी में लिखा गया इतिहास नहीं है। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन क्विज़ का आखिरी प्रश्न नहीं है, क्विज़ तो आगे भी आती रहेगी आपके लिए। तो लीजिए, ये आपके पास प्रश्न आ रहा है, 10वां प्रश्न, कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। ऐसे फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है। अगर आप टीचर हैं और आप बच्चों को ऐसा प्रश्न दे रहे हैं भाषा संबंधी, तो आप किस उद्देश्य से देंगे। क्या आप इसलिए देंगे कि बच्चे पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ लें और बहुभाषिकता का पोषण हो, या फिर इसलिए दे रहे हैं कि बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान मिले और यह जाने कि वे बच्चा अपनी भाषा में लिख सकता है कि नहीं, या फिर बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं,
या फिर बच्चों से ये जानना चाहते हैं कि वे कितने फूलों का नाम जानते हैं? बताइए। अगर आप हिंदी भाषा शिक्षण पढ़ के आए हैं तो आप हिंदी के एक अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? किस उद्देश्य से ये प्रश्न देंगे आप बच्चों से कहकर कि तुम्हारे आसपास कौन से फूल हैं, उनकी किसकी तेज महक है? तो नीचे से चलते हैं विकल्पों की ओर। क्या यह हम बच्चों को जानना चाहते हैं कि कितने फूलों का नाम जानते हैं? आप हिंदी के टीचर हैं, बॉटनी के टीचर नहीं हैं कि फूलों की एक संख्या बनवा रहे हैं। तो बच्चों को फूलों के नामों की जानकारी लेना आपका मकसद नहीं है। इससे भाषा ज्ञान क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नीचे से तीसरा देखें तो बच्चों को फूलों की महक के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं क्या? नहीं। आपका उद्देश्य कोई माली बनवाना नहीं है, फूलों की जानकारी देना नहीं है। भाषा संबंधी प्रश्न है, ढंग से देखना। दूसरा देखें ऑप्शन, तो बच्चों को भाषा में कक्षा में स्थान देते हुए जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अपनी भाषा में लिखने का मकसद हमारा है क्या? नहीं। हमारा मकसद तो सबसे पहले है कि बच्चा जो कुछ पढ़ रहा है, जो कुछ लिख रहा है, क्या वह अपने अनुभव संसार से उसे जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा जिस भी लेवल में जो भी पाठ लगे होते हैं वो बच्चे के स्तर के आधार पर लगे होते हैं। जैसे प्राइमरी का बच्चा चेकोस्लोवाकिया नाम का शहर नहीं जानता, लेकिन क से कबूतर जानता है, उसके दायरे में कबूतर शब्द आता है। अ से अनार, आ से आम आता है। तो अनुभव संसार से जोड़ना और बहुभाषिकता को पोषित करना, ये दो मकसद हैं। क्योंकि हर बच्चा अपनी अपनी भाषा में उत्तर देगा, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? हमारा उद्देश्य होगा कि पाठ को बच्चा अपने अनुभव से जोड़ ले। जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक कुछ लिख नहीं पाएगा, और जब वो लिखेगा अपनी भाषा में, इससे जो बहुभाषिकता के रूप उभर कर आएंगे कक्षा में, उसका पोषण होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? भाषा शिक्षण का प्रश्न था, और भाषा शिक्षण में भी हिंदी भाषा शिक्षण को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये 10वां प्रश्न था जो आपके लिए था, इसे आपने भूलना नहीं है। होमवर्क दे दूं क्या इस क्रम में? नहीं, चलो आज छोड़ देते हैं। आज आपको होमवर्क नहीं दे रहे, कल जब क्लास होगी फिर आपको होमवर्क दूंगा। आज इन 10 प्रश्नों का आप मूल्यांकन बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितने आपने आंसर ठीक किए। किसी प्रश्न के उत्तर में कोई डाउट हो तो वो भी आप लिख दें। अभी शायद अगर स्पष्टीकरण ना हुआ हो, मेरी दृष्टि में मैंने अच्छे से स्पष्टीकरण दे दिया है। फिर भी अगर आपको लगता हो कि यह मैं नहीं कर पाई या कर पाया तो आप बता दें। दे दें क्या होमवर्क? तो ये लो, होमवर्क के लिए प्रश्न मैंने दे रखा है, आपको नोट कर लें। यह लड़का मेरा है, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो उसमें कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, दे दिया। होमवर्क देना नहीं चाह रहा था, लेकिन आदत पड़ रही है इसलिए पहले से डाल के रखा है, मन नहीं माना, दे दिया। तो कल पहले इसको देखेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, आपका कितनों ने सही बताया, फिर अगली क्वारी की ओर चलेंगे। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप किसी भी परीक्षा के लिए जुड़ रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न आपके लिए आने हैं, आप जुड़ें। वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक करना, ना लगे तो मत करना, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर देना, मगर कम से कम बटन को टच जरूर कर देना। सब्सक्राइब का हो, लाइक का हो, और कमेंट में कमेंट भी डाल देना। ठीक है, चलिए, बढ़िया, अच्छा लगा। कल फिर मुलाकात होगी 5वें दिन के साथ, 5वां दिन 10 शब्दों के क्वेश्चन के साथ। शुभ रात्रि।